हेलो एंड वेलकम टू प्रेपसॉल्ट। हमने अपनी लास्ट क्लास में सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आखिरी टॉपिक बच जाता है हमारे यूनिवर्स के चैप्टर में से, जो है आपका मून। जी हाँ, आज हम लोग मून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्रेपसॉल्ट को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक वीडियो किसी के ने लाइक नहीं किया है तो 1 सेकंड का टाइम लगता है, लाइक और शेयर भी इसको कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आपके कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारी चीजें सभी के सभी सन का चक्कर लगा रही हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोई प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा होता है, प्लैनेट के भी चारों तरफ एक ऑर्बिट में सैटेलाइट चक्कर लगा रहे होते हैं। और हम लोग जब बात करते हैं अर्थ की, तो जिस तरीके से अर्थ चक्कर लगा रही है पूरे के पूरे सन का, ठीक उसी तरीके से जो अर्थ है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट, सबको पता है अर्थ एक ग्रह और एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि इसका चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और मून ही वो सैटेलाइट है जो इसका चक्कर लगा रहा है। सैटेलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जब हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, और केवल मरकरी और वीनस को अगर छोड़ दें तो सभी के पास नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। ठीक है, मरकरी और वीनस के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बाकी सबके पास नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अर्थ एकमात्र ऐसा आपका प्लैनेट है जिसके पास सबसे कम सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ के पास केवल एक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, बाकी सभी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो आपके जुपिटर लेके बैठा हुआ है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसके पास 92 सैटेलाइट्स है, और उसके बाद जो नंबर आ जाता है वो आता है आपके सैटर्न का। जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है आपका गैनीमेड, जो कि आपके सोलर सिस्टम का भी सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसके अलावा सबसे छोटा सैटेलाइट है आपका डाइमोस, जो कि आपके मार्स का सैटेलाइट है, और ये भी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। ठीक है, इसके बाद जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो हम अर्थ की रिगार्डिंग बात करेंगे, अर्थ से रिलेटेड बात करेंगे। और सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऊपर भेजे हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट और एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जब हम पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ही चक्कर लगाते हैं। एक दिन में कई बार ये इसका चक्कर लगा लेते हैं। साथ ही साथ इन सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाता है वो PSLV व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया जाता है, और इन्हें 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर इनको छोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये हमें, अगर हम अर्थ से देखेंगे तो ये हमें दिखाई देता है कि एक ही जगह पर टिके हुए हैं, ये चक्कर नहीं लगा रहे हैं। ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये अर्थ के साथ ही साथ घूम रहे हैं। आपको पता है हमारी अर्थ भी लगातार चक्कर लगा रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से जिस स्पीड में अर्थ चक्कर लगा रही है, ठीक उसी स्पीड में ये सैटेलाइट भी चक्कर लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें अर्थ से ये हमें सीधे एक ही स्थान पर टिके हुए या एक ही स्थान पर रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जितने टाइम ड्यूरेशन में अर्थ अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, ठीक उसी ड्यूरेशन में ये सैटेलाइट भी एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लेते हैं। इन सैटेलाइट्स को 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर छोड़ा जाता है, यानी कि इन्हें बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर छोड़ा जाता है, जिसके लिए इसको GSLV व्हीकल के थ्रू ही छोड़ा जाता है। साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें जिस ऑर्बिट में छोड़ा जाता है उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे GSLV से छोड़ा जाता है, ये जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें नॉर्मली, इनको या सामान्यतः कह सकते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे भारत का इनसैट सैटेलाइट देख सकते हैं, जो कि कम्युनिकेटिव
सैटेलाइट है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको हमेशा ईस्ट की तरफ मुंह करके छोड़ा जाता है, यानी कि ईस्ट की तरफ इनको मोड़ के छोड़ा जाता है, ताकि ये आसानी से जो उसकी उसका जो ऑर्बिट है, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन का जो ऑर्बिट है, उसको आसानी से वो कैप्चर कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अर्थ के एकमात्र सैटेलाइट चंद्रमा की, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, याद रखिएगा। साथ ही साथ मून पे कोई भी टेक्टोनिकल एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो दुर्बल मंडल है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्केप वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो भी कॉमेट्स हुए, मेट्रॉइड्स हुए, चंद्रमा पर गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है नहीं जो उनको रोक सके, तो जैसे ही वो आते हैं तो सीधे की सीधे इसके ऊपर गिर जाते हैं और बहुत ही बड़ा गड्ढा यहाँ पर कर देते हैं, जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, याद रखिएगा। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम अर्थ के कंपेयर में देखते हैं तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। यानी कि अगर आपका वजन जो है वो धरती पर, यानी कि अर्थ पर 60 किलो है, तो वहां जाकर आपका मात्र 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा, पेरिगी और एपिगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है मून चक्कर लगा रहा है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक कंडीशन है जब मून इसके सबसे नजदीक आ रहा है, यानी कि ये दूरी जो है घट रही है, और एक कंडीशन आती है जब इसकी दूरी जो है बढ़ जाती है। तो यही दूरी के घटने को, यानी कि जब चंद्रमा अर्थ से सबसे ज्यादा पास होता है, वो कंडीशन आपकी पेरिगी कहलाती है, और जब सबसे ज्यादा दूर होता है वो कंडीशन आपकी एपोगी कहलाती है। तो जब पेरिगी की बात करते हैं तो इसके बीच की जो दूरी हो जाती है, जो डिस्टेंस हो जाता है, वो मात्र 3,63,300 किलोमीटर का होता है। और जब इसकी दूरी सबसे ज्यादा होती है तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाती है वो 4,05,500 किलोमीटर की पाई जाती है। तो अगर आपसे एपेगी या पेरिगी के बारे में पूछा जाता है तो इसका डिस्टेंस एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। नॉर्मली आप इसको 3,63,000 से याद कर सकते हैं, और इसे 4,05,000 से। ठीक है, इसके बाद दो टर्मिनोलॉजी और आती हैं, जिसे कहते हैं साइड्रियल मंथ और साइनोडिक मंथ। जब हम साइडेरियल मंथ की बात करते हैं तो हम उसमें बात कर रहे होते हैं मून और अर्थ के चक्कर लगाने की। जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका मून, ये है अर्थ। ठीक है, ये मून जो है इसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ये जिस पॉइंट पर इसका चक्कर लगाना शुरू करता है, यानी कि इस पॉइंट से ये चक्कर लगाना शुरू किया, और ये जितने टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, जितने टाइम ड्यूरेशन में ये इसका चक्कर लगाना शुरू कर देता है, ठीक है, चक्कर लगाना ये इसने क्या किया, शुरू कर दिया। एक मिनट रुकिएगा, चक्कर लगाना ये शुरू कर रहा है। ठीक है, जिस टाइम ड्यूरेशन में ये अपना एक चक्कर इस पॉइंट पर आकर खत्म करता है, उसी को कहा जाता है साइडेरियल मंथ। ये पूरा करने में इसे 27.3 दिन का समय लगता है, या आप इसे कह सकते हैं 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का इसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये तो हुआ साइडेरियल मंथ, यानी कि वो केंद्र बिंदु या वो पॉइंट जिस पॉइंट से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू करता है, और वो उस पॉइंट पर आने में जितनी देर का टाइम लगता है या जितने देर में वो आता है, उसी को साइडेरियल मंथ कहते हैं, या नक्षत्र मास कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और आता है जिसे हम कहते हैं साइनोडिक मंथ। ठीक है, जब हम साइनोडिक मंथ की बात करते हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सन, अर्थ और मून के बारे में। जब हम साइनोडिक मंथ की बात करते हैं तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सिसगी की कंडीशन हो रही है। सिसगी वही क्षेत्र होता है, या सिसगी उस कहते हैं, सिसगी वो चीज होती है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाता है, यानी कि वो एक्टिविटी, या ये कह सकते हैं वो प्रक्रिया, वो क्रिया जिसमें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में, एक ही सीध में आते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये भाई चंद्रमा है, इसने पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू किया, और इस समय सन जो है वो एकदम सीधे में है। ठीक है, इसने क्या किया, जैसे ही इसने इस पॉइंट से आकर चक्कर इसने लगाना शुरू कर दिया, जब ये यहाँ पर आ रहा है,
उस समय ये इस पॉइंट पे तो कंप्लीट कर ले रहा है अपना चक्कर, ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो इससे आगे पहुंच चुकी है, क्योंकि अर्थ भी सन का चक्कर लगा रही है। जैसे ही अर्थ आगे पहुंच जाती है तो इसकी जो कंडीशन बनती है, सन यहाँ रह जाता है और अर्थ यहाँ आ जाती है, इस मून को, ठीक है, या ये कह सकते हैं इस पॉइंट को यहाँ तक आने में, सिसगी वाली स्थिति में आने में लगभग 2 दिन का समय लगता है। यानी कि 2 दिन का टाइम के बाद ये इस सिसगी वाली सिचुएशन में आ जाता है, और ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे 29 दिन, 29.5 डेज या फिर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का टाइम लगता है। तो याद रखिएगा, जिस कंडीशन में सिसगी की आप कंडीशन याद रखिएगा, जिस कंडीशन में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और जिस पॉइंट से चंद्रमा चक्कर लगाना शुरू करता है उस पॉइंट पर तो वो आ जाता है 27 दिनों में, लेकिन क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, तो उसको उस सिसगी वाली कंडीशन में लौटने के लिए 2 दिन का और चक्कर लगाना पड़ता है, और 29 दिन 12 घंटे में ये अपना साइनोडिक मंथ जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम चंद्रमा के फेसेस या फेसेस ऑफ मून की। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये अर्थ है और ये हमारे चक्कर लगा रहा है मून, ठीक है। अब हमें अर्थ से मून का केवल एक ही साइड क्यों दिखाई देता है, ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जिस स्पीड में सन ये जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, सेम उसी स्पीड पे चंद्रमा जो है वो इसका चक्कर लगा रहा है, इसलिए हमें एक ही फेस इसका दिखाई देता है। जब हम इसके फेजेस की बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले आता है न्यू मून डे। न्यू मून डे से हम आगे की तरफ जाएंगे तो वैक्सिंग क्रिएसेंट आता है, फिर आपका फर्स्ट क्वार्टर आता है जिसमें हमें मून का आधा हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर के बाद आपका वैक्सिंग गैबियस आता है, वैक्सिंग गैबियस के बाद आपका फुल मून डे नाइट की स्थिति आ जाती है, फिर वेनिंग गैबियस आता है, और फिर आता है आपका थर्ड क्वार्टर जिसमें भी हमें मून का आधा हिस्सा सीधा सीधा दिखाई दे जाता है। इसके बाद आता है आपका वेनिंग क्रीसेंट, इस कंडीशन के बाद आपकी फुल मून डे की कंडीशन वापस आ जाती है। तो 8 फेसेस होते हैं, सबसे पहले न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वेनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर और वेनिंग क्रीसेंट, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा के चरण या फेजेस ऑफ मून कितने हैं, तो 8 फेजेस हैं, आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है आपके मून से रिलेटेड, उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए, पहला होता है आपका ब्लू मून। ब्लू मून वो कंडीशन होती है जब एक महीने में 2 फुल मून हो। फुल मून यानी कि जब 2 पूर्णिमा एक ही महीने में पड़ जाती है, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा या दूसरा वाला फुल मून नाइट होती है उसे हम ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में सन जो मून जो है वो नीला नहीं दिखाई देता है। ये मत सोचिएगा ब्लू मून है तो चंद्रमा नीला दिखाई देगा, वो नीला नहीं दिखाई देता है, क्योंकि नीला नहीं दिखाई देगा, उसका कलर या तो रेड होगा या ऑरेंज होगा या येलो होगा या फिर व्हाइट होगा, नीला नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरी एक कंडीशन आ जाती है सुपर मून की। सुपर मून की वो कंडीशन होगी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि जो पेरेगी की इस कंडीशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वही कंडीशन होती है आपकी सुपर मून की, जिस समय चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी जो होती है सबसे नजदीक होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका ब्लड मून। ये वो कंडीशन होती है जब लगातार 4 फुल मून एक साथ आ जाए, ठीक है। यानी कि लगातार 4 चंद्र ग्रहण जब एक साथ होते हैं तो उसे ब्लड मून की कंडीशन की जाती है, या उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, ब्लड मून की कंडीशन उसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसको टेट्रॉड भी कहा जाता है, ठीक है। अगर ब्लड मून की कंडीशन इसको 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण या 4 लूनर इक्लिप्स एक साथ होते हैं, फुल टोटली लूनर इक्लिप्स, तो उस कंडीशन को हम टेट्रॉड भी कहते हैं, याद रखिएगा। साथ में एक कंडीशन और आ जाती है सुपर ब्लू ब्लड मून की। ये वो कंडीशन होती है जब आपके एक ही महीने में 2 बार फुल मून हो और साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक हो, यानी कि आपके पेरेगी की कंडीशन के साथ ही साथ 2 फुल मून एक साथ आ जाते हैं, या 2 फुल मून जो होते हैं एक महीने में पड़ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपर ब्लू ब्लड मून, ठीक है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इक्लिप्स की।
इक्लिप्स वो कंडीशन होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में हो, एक ही सीध में हो, जिसे हम सिजगी की कंडीशन भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये है हमारा सन, ये है हमारा मून और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सन और अर्थ के बीच में क्या है, मून आ रहा है, जिसकी वजह से जो सन की रोशनी है वो आपकी सारी की सारी किस पे पड़ रही है, मून पे पड़ रही है, और मून की जो परछाई है या जो शेडो है वो आपका अर्थ पर पड़ रहा है। जब ये कंडीशन होती है तो उसे कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स के टाइम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपके मून है, मून की जो शेडो अर्थ पर पड़ रही है वो दो तरीके से पड़ रही है, एक तो डार्कर शेडो पड़ रही है और एक लाइटर शेडो पड़ रही है। जो डार्कर शेडो होती है उसे अम्ब्रा कहा जाता है और जो लाइटर होती है उसे पेनम्ब्रा कहा जाता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स होते हैं हम उसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, उसके लिए हमको एक अलग तरीके के गॉगल्स आते हैं, उनको यूज करना पड़ता है, तभी हम इसे देख पाते हैं। लेकिन जब हम उन गॉगल्स को लगा के अम्ब्रा से देखते हैं, अम्ब्रा से सोलर इक्लिप्स को देखेंगे, तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो टोटल सोलर इक्लिप्स की होती है। लेकिन हम अगर पेनम्ब्रा से खड़े होकर सोलर इक्लिप्स को देखेंगे तो वो कंडीशन कहलाती है पार्शियल सोलर इक्लिप्स की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दूसरा आ जाता है आपका लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, क्योंकि पहले कौन था, पहले यहाँ पर था आपका मून, अब ये इसकी परिक्रमा करते करते यहाँ पहुंच चुका है, तो अब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ गई है, जिसकी वजह से इसकी जो रोशनी है सन की वो अर्थ पर पड़ रही है और अर्थ की जो परछाई है वो पड़ रही है आपके मून के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी दो कंडीशन होंगी, पेनम्ब्रा होगा और उम्रा होगा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा में सीधी सी बात है, जब हम पेनम्ब्रा से देखेंगे तो पार्शियल दिखाई देगा और अम्ब्रा से देखेंगे तो हमें टोटल लूनर इक्लिप्स जो है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, याद रखिएगा जो लूनर इक्लिप्स की कंडीशन होती है ये आपकी कब होती है, ये फुल मून नाइट पर होती है, और इस समय जो हमारा मून है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, रेड कलर का दिखाई देता है, इसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है सन की जो लाइट्स होती हैं वो अलग अलग कलर्स में आती हैं। जब ये आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की में एंटर करने की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इसकी केवल और केवल रेड लाइट को ही परमिशन देता है आगे जाने की, बाकी लाइट्स को ये अपने एटमॉस्फेयर में ही फैला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड आपको कलर दिखाई देता है मून का, इसी को आप रेड मून भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लूनर इक्लिप्स, और इससे पहले हमने क्या देखा था, ये देखा था सोलर इक्लिप्स। लेकिन देखिए लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स की भी एक कंडीशन होती है, हर न्यू मून को या हर फुल मून को इक्लिप्स नहीं पड़ते हैं, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये है आपकी अर्थ और ये है चंद्रमा, ये इसका जो चक्कर लगा रहा है वो इस तरीके से लगा रहा है, जिस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है ठीक उसी तरीके से चंद्रमा भी अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार, हर बार नहीं कह सकते, कई बार क्या होता है, इसकी जो परछाई होती है वो या तो आपके जो न्यू मून पे या तो इसके ऊपर जाएगी मून की, या फिर मून की परछाई नीचे जाएगी, सीधे सीधे नहीं पड़ेगी। ठीक उसी तरह फुल मून नाइट पर क्या होता है, या तो अर्थ की परछाई मून से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यही कंडीशन होती है कि जब ये तीनों एक सीध में आएंगे, जब सन और अर्थ और चंद्रमा तीनों एक सीध पर आएंगे तभी आपके इक्लिप्स की कंडीशन होगी। उस कंडीशन में नहीं होगा कि इसकी परछाई या तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हर पूर्णिमा पर, क्या हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो नहीं पड़ता है। ये कंडीशन कभी कभी ही आती है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपके न्यू मून डे और फुल मून नाइट पर होता है। तो ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, और बने रहिए हमारे प्रैप्सोर्स चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।